हमारी जमीन बहुत से राजों से भरी पड़ी है। जब भी किसी राज से पर्दा उठता है तो रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक राज 1997 में सामने आया था। इस राज ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ये 1993 की बात है। मेल्स वाटर नाम का ये आदमी अमेरिका में रहता था। इसे एक बार पता चला कि अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में एक ऐसी जगह है जिसे एलिसबर्ग कहा जाता है। इस जगह पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। इसकी गहराई कितनी है ये कोई भी नहीं जानता था। मेल्स इस गड्ढे को देखने चले गए। मेल्स को जब पता चला कि ये गड्ढा किसी घर की जमीन में आता है तो उसने वो घर ही खरीद लिया और अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। दरअसल मेल्स उस गड्ढे पर रिसर्च करना चाहता था। सबसे पहले मेल्स ने उस गड्ढे के बारे में इर्द गिर्द के लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि वो कई साल से इस गड्ढे में कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन ये कभी भरा नहीं। वो गड्ढा 9 फीट चौड़ा था और गहराई किसी को मालूम नहीं थी। इसमें कचरा या कोई चीज फेंकी जाती तो इसकी आवाज भी नहीं आती थी। ऐसे लगता था जैसे सामान अंदर जाते ही गायब हो जाता है। मेल्स ने इस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक लंबी रस्सी ली और रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांध दिया। इस पत्थर को गड्ढे में डाल दिया। वो पत्थर अंदर जाता रहा मगर कभी जमीन से टकराया नहीं। मेल्स रस्सी के साथ नई रस्सियां बांधता रहा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेल्स ने 24 किलोमीटर लंबी रस्सी बांधी थी। इसके बावजूद पत्थर जमीन से नहीं टकराया। उसने रस्सी को वापस खींच लिया। मेल्स ने यह बात भी नोट की कि उसका पालतू कुत्ता जब भी गड्ढे के पास जाता है तो अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ भौंकने लग जाता है। अगर उस गड्ढे के पास एक रेडियो को लेकर जाया जाए तो इस रेडियो से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लग जाती थी। आसपास के लोगों ने मेल्स को बताया कि रात के वक्त इस गड्ढे से एक रोशनी निकलती है और कई बार गड्ढे के बिल्कुल ऊपर आसमान में भी रोशनियां नजर आती हैं। इर्द गिर्द के लोगों में से एक आदमी ने निहायत अजीब बात बताई कि मेरे पास एक कुत्ता था। मरने के बाद मैंने कुत्ते को इस गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद कुत्ता जिंदा सलामत घर वापस आ गया। मैं यही समझा कि वो मेरे कुत्ते की तरह नजर आने वाला कोई और कुत्ता है जो मेरे घर आ गया है, लेकिन वो मेरा ही कुत्ता था क्योंकि उसके गले में मेरे हाथ से बंधा हुआ पट्टा मौजूद था। उस शख्स ने कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मेल्स ने कहा कि इस गड्ढे के बारे में मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, इसलिए 1997 में वो एक रेडियो शो पर गए। इस रेडियो शो का नाम कोस्ट टू कोस्ट AM था। इस शो में मेल्सन ने गड्ढे के बारे में बहुत सी बातें बताई। अगले दिन ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपी। इसके बाद मेल्स के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। एक दिन मेल्स के घर सुबह के वक्त 2 लोग दाखिल हुए। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम अपना घर तब्दील कर लो क्योंकि तुम्हारी जमीन पर अमेरिकन गवर्नमेंट का कब्जा हो चुका है। उन्होंने मेल्स को यह भी कहा कि यहाँ पास ही एक जहाज क्रैश हुआ है और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन मेल्स ये बात जान चुका था कि ये लोग रेडियो शो सुनकर उसके तवस्सुत से आए हैं और अमेरिकन सरकार इस गड्ढे पर कब्जा करना चाहती है। जब मेल्स ने अपना घर छोड़ने से इनकार किया तो वो दोनों शख्स उसको धमकियां देने लगे कि अगर तुमने अपना घर ना छोड़ा तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा देंगे, और अगर तुम अपना घर छोड़ दोगे तो इसके बदले तुम्हें $2.5 लाख दिया जाएगा। मेल्स के पास क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने $2.5 लाख लिए और अपनी फैमिली को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। मगर 2002 में मेल्स अपनी फैमिली के साथ दोबारा वॉशिंगटन आ गया। मेल्स जब अपने पुराने घर गया तो उसे मालूम हुआ कि इसके पुराने घर पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है और इस जगह पर मिलिट्री तैनात थी। मेल्स ने मिलिट्री फोर्स से कहा कि वो एक बार गड्ढे को देखना चाहता है, लेकिन मिलिट्री ने उसे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मेल्स दोबारा उस रेडियो शो में गया और उस शो में जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया। कहते हैं कि मेल्स ने इस तरह के और गड्ढों की तलाश का काम शुरू कर दिया और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ था। उसे एक गड्ढा मिला जो अमेरिका के एक गांव में था। वो भी 9 फीट चौड़ा था। उसकी लंबाई कितनी थी ये किसी को मालूम नहीं था। मेल्स ने उस गड्ढे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि अमेरिकन सरकार फिर उसके साथ कुछ कर न दे। मगर अमेरिका ने आज तक इन गड्ढों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और आज भी ये गड्ढा मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर इस गड्ढे में है क्या और इसमें ऐसा क्या राज छुपा है जो अमेरिकन गवर्नमेंट इसे सबसे छुपाना चाहती है। नाज़रीन, ये 12 अप्रैल 1990 की बात है कि अमेरिकन शहर में 4 लोग रहा करते थे। एक दिन ये चारों लोग एक कश्ती में बैठकर मछलियों को पकड़ने गए। ये लोग 7 दिन के लिए समंदर में गए। उनके कैप्टन का नाम बिली जो नैस्मिथ था। ये 23 साल का खूबसूरत नौजवान था। इसके साथ उसका एक भाई नेथन, 2 और लोग फ्रैंक और कीथ भी थे। जब ये लोग समंदर की तरफ गए, पहले 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक रात उनको लगा कि हमारी कश्ती में पानी भर रहा है। जब नाव को चेक किया
तो इसमें काफी पानी भर चुका था। उन लोगों ने अपनी कश्ती को पानी से खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिरखा कामयाबी हासिल ना हो सकी। पानी की वजह से कश्ती का इंजन खराब हो गया। गहरी तारीक रात और ये लोग समुद्र के पानी में फंस चुके थे। उन लोगों ने बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब मौसूल ना हुआ। इस कश्ती में एक लाइफ बोट भी थी। लाइफ बोट में सुराख होने की वजह से वो लोग उस कश्ती में भी सवार ना हो सके। उधर उन लोगों की कश्ती मुसलसल डूबती जा रही थी। तभी नेथन को दूर समुद्र में एक कश्ती नजर आई। उसने समुद्र में छलांग लगाई और तैरता हुआ उस कश्ती के पास पहुंचा। बदकिस्मती से वो कश्ती भी खराब थी। जब नेथन ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर न आया। ना ही अपनी कश्ती नजर आ रही थी, ना ही उसमें बैठे हुए उसके दोस्त नजर आ रहे थे। हो सकता है वो कश्ती उसके साथियों समेत पानी में डूब गई हो। नेथन इसी खराब कश्ती में सवार हो गया, मगर अगले 3 दिन तक उसे इसी कश्ती पर बैठे रहना पड़ा। इसके पास ना कोई खाने की चीज थी, ना पीने के लिए पानी मौजूद था। 3 दिन बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने नेथन को रेस्क्यू कर लिया और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन मुसलसल तलाश करने के बाद ना ही उसके साथी मिले, ना ही कश्ती मिली। उन्हें कश्ती का कोई टूटा हुआ टुकड़ा भी नजर न आया कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कश्ती पानी में डूब गई होगी। इस वाकये के 6 माह बाद कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। नेथन के घर पर एक फोन कॉल आना शुरू हुई। वो आदमी स्पेनिश लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन नेथन को इसकी जबान समझ नहीं आती थी। वो आदमी दिन में कई बार कॉल करता और हमेशा स्पेनिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। कुछ अरसे बाद नाव के मालिक नरिथ टाइसन के घर भी फोन कॉल आना शुरू हो गए। इस फोन कॉल में भी वही आदमी उसी स्पेनिश लैंग्वेज में बात करता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने फिर फोन किया। इस बार उस आदमी ने इंग्लिश जबान का इस्तेमाल किया। उसने नेथन से कहा कि वो उसके 3 साथियों को लेकर उसके घर आ रहा है। इतना कहकर उसने राबिता मुनक़ता कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। ये सुनकर नेथन बहुत खुश हुआ कि उसके 3 साथी जिंदा हैं, मगर वो आदमी ना आया और ना ही नेथन के 3 साथी आए। आज तक कोई भी नहीं जान सका कि कॉल कौन कर रहा था। आज तक ये भी पता नहीं चल सका कि नेथन के साथी कहां गए थे। अगर कश्ती पानी में डूबी होती तो उसका कोई सबूत जरूर हाथ लगता। कश्ती और उसमें सवार नेथन के साथी आज भी एक राज बने हुए हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत $7 करोड़ थी। एक आदमी ने इसमें से एक तस्वीर पर आंखें बना दी। इसकी वजह से ये पेंटिंग खराब हो गई। हुआ कुछ यूं था कि जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी गई थी, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था। वो इस पेंटिंग को देख रहा था क्योंकि वो वहां बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था। उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने एक पेन पकड़ा और तस्वीरों पर जाकर आंखें बना दी। इस तरह ये $7 करोड़ की पेंटिंग खराब हो गई। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरिया 51 ही सिर्फ ऐसी जगह नहीं थी जहां पर एलियन भटक रहे थे। डुल्से बेस, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर ने बनाई थी, ये जेरे जमीन बनाई गई थी। यहाँ पर अगवा किए हुए इंसानों पर एलियंस के जरिए रिसर्च की जाती थी। अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। अब जिस इंजीनियर ने इस बात की वजाहत की थी, उनका नाम बिन शनाइडर था। सन 1995 में बिन शनाइडर ने लोगों के सामने आकर इस चीज की वजाहत की कि उन्होंने जमीन के नीचे क्या और किसके लिए बनाया है। लोगों को पहली बार अमेरिका के ब्लैक बजट प्रोग्राम के बारे में इल्म होता है। अब ये ब्लैक बजट क्या है? तो दोस्तों, ये अमेरिका का वो पैसा है जो वो अपनी गैर अखलाकी हरकतों में बगैर किसी जवाबदेही के खर्च करता है। ऐसा तकरीबन हर मुल्क में होता है। मैं आपको बिन शनाइडर के कहे हुए अल्फाज सुना देता हूँ। I spent 17 years in black budget programs, government geologist, as engineer. अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट और एलियन के दरमियान जंग हुई थी। ये जंग अमेरिकन मिलिट्री हार गई थी। अगर बिन शनाइडर ने एलियंस के साथ बेस बनाई थी तो फिर इनकी जंग कब हुई थी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकन मिलिट्री अंडरग्राउंड वेपन्स डब्बों के लिए जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की एक टीम तश्कील दी जाती है, जिनको डोल्से में दुरुस्त लोकेशन का पता करने के लिए भेजा जाता है। जब ये अपनी ड्रिल से जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहे थे तो उनकी ड्रिल बार बार टूट रही थी। बिलाखिर ये गड्ढा खोदने में कामयाब हो गए। जैसे ही ये काम मुकम्मल हुआ तो वहां से किसी चीज के सड़ने की बहुत बुरी बदबू आने लगी। अगले ही मिनट बहुत जोरदार धमाका होता है। लंबे लंबे एलियंस उनके सामने खड़े थे। तब अमेरिकन मिलिट्री की एलियंस के साथ जंग होती है और इस दौरान एलियंस के जरिए चलाए गए प्लाज्मा वेपन से बिन शनाइडर की 2 उंगलियां कट जाती हैं। इस जंग में 67 लोग मारे गए थे और सिर्फ एक इंसान बचा था जिसका नाम बिन शनाइडर था। इसके बाद अमेरिकन सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो एलियंस के साथ समझौता कर लें या फिर जंग कर लें।
बिलाखिर समझौता हो गया। इस समझौते में यह था कि एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले अमेरिकन गवर्नमेंट उनको आदमी मुहैया करेगी। इस बारे में बिन शनेडर क्या कहता है, उन्हीं की जबानी सुनिए। Some of them are alien metals that have been produced both on this planet and the confines of outer space that are now used in all stealth aircraft. The skins and the coatings and the residues that are used predominantly in the rotor blades and the fans and in some cases in submarines, special titanium hulls. All this has come from alien technology. अब अमेरिकन मिलिट्री और एलियन के दरमियान समझौते के मुताबिक एलियंस इंसानों और जानवरों को अगवा करके उनके ऊपर तजर्बात कर सकते थे। बिन शनेडर ने यह क्लेम भी किया कि एलियंस ने अमेरिकी गवर्नमेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया की है जो जमीन पर जलजले ला सके, और इस चीज को टेस्ट भी कर लिया गया है। 14 अगस्त 1999 सुबह 8:17 पर सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक आया था वो इसी वेपन टेस्टिंग की वजह से आया था। इसके अलावा शनाइडर ने यह भी कहा कि एलियंस ने अमेरिकन मिलिट्री को ऐसे वायरस और बैक्टीरिया बनाने का तरीका बताया जिससे जमीन की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। मजीद शनेडर ने यह कहा कि क्योंकि वो सब कुछ जानते थे इसलिए FBI उनके पीछे लग गई और सेल्फ डिफेंस के वक्त FBI का एक आदमी उनके हाथ से मारा गया, लेकिन FBI ने तब भी उनको कुछ नहीं कहा। अगर वो ऐसा करती तो FBI को ये बात एडमिट करना पड़ती कि वो शनाइडर के पीछे क्यों लगे हैं। इस तरह मामला और उलझ जाता। शनाइडर ने यह भी बताया कि अमेरिकन मिलिट्री से बाहर 6 लोग ऐसे और थे जिन्हें इस चीज के बारे में मालूमात थी। उन सब में से एक ये भी है, लेकिन आज 5 लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सबके सब खुदकुशी कर चुके हैं। क्या यह इत्तेफाक है? शनेडर ने अपने खानदान और मिलने जुलने वाले लोगों से बार बार ये कहा कि कभी भी आपको मेरे मरने की खबर मिले तो याद रखना मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मेरा मर्डर ही होगा। इसके बाद जनवरी 1996 में यानी उनकी स्पीच के ठीक 4 माह बाद वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं और उनकी मौत की वजह खुदकुशी ही थी। पोस्टमार्टम के बाद शनाइडर की जो रिपोर्ट आई इसमें यह वाजे और साफ साफ था कि शनाइडर ने मेडिकल ट्यूब का फंदा बनाकर खुदकुशी की है, और जो तस्वीर मौके पर खींची गई उनसे साफ पता चल रहा था कि कोई भी इंसान इस तरह की ट्यूब बनाकर अपने आप को फंदे में नहीं लटका सकता। बिन शनेडर के अपार्टमेंट से उनका पर्सनल डेटा, उनकी डायरी, उनके रिसर्च पेपर्स सब कुछ गायब कर दिया गया, और FBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनके अपार्टमेंट में चोरी हुई थी। तो ये चोरी कब हुई? उनकी मौत के बाद जब उनके अपार्टमेंट को सील कर दिया गया तो बाद में कोई चोर अंदर घुसा और उनका सारा सामान लेकर चला गया। लेकिन गवर्नमेंट से कोई कैसे बहस करे? शनाइडर की बेस में उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनके रिसर्च पेपर, फोटोग्राफ्स, डायग्राम और भी न जाने ऐसा क्या कुछ था जो अमेरिकन गवर्नमेंट के राज दुनिया के सामने खोल कर रख देता। अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बुरा किया तो मैं आपको बता दूं कि ये अकेले एक ही ऐसे इंसान नहीं थे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब जरा दूसरे आदमी के बारे में सुने। ये थॉमस कैस्टेलो हैं, जो कि एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री फोटोग्राफर हैं। उनके पास भी डोल्से बेस में जाकर फोटो शूट करने का क्लियरेंस था। जब थॉमस कैस्टेलो को डोल्से बेस की सच्चाई का पता चला तो इस कदर खौफजदा हो गया और इस सच्चाई को छुपा ना पाया। डोल्से बेस को छोड़ने से पहले वहां से कुछ जरूरी कागजात चुरा लिए जो आजकल डोल्से पेपर के नाम से मशहूर हैं। सिर्फ यही नहीं, थॉमस कैस्टेलो ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के साथ तकरीबन 30 अदद वीडियो मूवीज भी वहां से चुरा ली थी। जो फोटोग्राफ्स उसने चुराई थी उनमें से एक ये है। इसमें दिखाया गया है कि एलियंस ने किस तरह इंसानों को कांच के चैम्बर्स में डालकर रखा हुआ है। अगर ये सारी चीजें आपको हैरान कर रही हैं तो आपको जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये सच में आपके होश उड़ा देगा। 1995 में बिन शनेडर ने यह बात बता दी थी कि 2029 से पहले इंसानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप समझें तो कोरोना वायरस 2029 से पहले आया है। यह खबर 1995 में बिन शनेडर के पास कहां से आई? जब अमेरिकन मिलिट्री और एलियंस के दरमियान समझौता हो गया था, तब बिन शनेडर को एलियन के साथ अंडरग्राउंड 7th मल्टी स्टोरेज रिसर्च फैसिलिटीज बनाने का काम मिला था, और ये मालूमात वहीं से उनके हाथ लगी। अब जरा इंपॉर्टेंट लोगों के बयानात सुनते हैं। Weather balloons or swamp gas or reflections from the sun or the ravings of lunatics. Some of the government scientists who worked on the top secret project Blue Book are ready to talk. What's more, a series of revealing government documents have trickled out of the federal files, documents that paint a much different picture of the UFO phenomenon. Who was within 10 feet of the saucer and actually saw the 3 aliens get out and go up to General Gordon Williams, who was the wing commander at that time. And I have found out that the government has retrieved between 10 and 15 actual flying saucers
3 of which have been in perfect condition, 1 of which they tried to fly. ये सारे लोग अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट एलियन प्रोजेक्ट और डुल्से बेस से मुंसलिक थे। यहाँ पर एक टीवी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। इसके होस्ट जॉन लेयर, जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस में काफी असर और रसूख रखते थे, उनका इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर जॉन एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें एलियन से मुंसलिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। वो एक बासर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पॉलिटिक्स में उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी, तो गवर्नमेंट की जो सीक्रेट चीजें उनको पता चली, उन चीजों का जिक्र उन्होंने पब्लिक में कर दिया है। उनकी दी हुई मालूमात के बिना पर इंटरव्यू लेने वाला आदमी इंटरव्यू में ये बता रहा है, गवर्नमेंट ने आज तक एलियन के बारे में जो कुछ भी कहा है वो रेड बलून है। मिस्टर लेयर ये बात भी बताते हैं कि डॉल्सी बेस में जिन गायों की मौत हुई थी वो किसी प्रेडेटर का हमला नहीं था, और जो कहानी लोगों को बताई गई कि तकरीबन 100-200 गायें जो डॉल्सी बेस से गायब हो गईं, ये गलत तादाद है। दरअसल डॉल्सी से एलियंस ने 9000 जानवरों को अगवा किया था, और इन सब चीजों के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट को पूरा इल्म था। अब अगर पब्लिक में इतनी बातें गर्दिश करेंगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट को सफाई देना तो पड़ेगी। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछा गया कि डॉल्सी बेस क्या है, तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी कोई बेस नहीं बनाई है। अब अगर बिन शनेडर की बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिन शनेडर ने अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए डॉल्सी में जियोलॉजिकल सर्वे किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करती है। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करती है कि बिन शनेडर ने जिस जंग का जिक्र किया है, ऐसी कोई जंग हुई ही नहीं थी, और ना ही हमारे कोई जवान मारे गए थे। लेकिन जब खबरनिगारों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कही कि हमें डेल्टा फोर्स के बारे में कुछ मालूमात फराहम कर दें, उनके बारे में कहा जाता है कि ये डॉल्सी बेस में एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा, यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हम डेल्टा फोर्स के मुतालिक किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं कर सकते। खबरनिगारों ने यह भी पूछा कि बिन शनेडर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी गड़बड़ क्यों है, उनके यूरिन और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कहाँ है। गवर्नमेंट ने कहा कि यह सब ह्यूमन एरर है, गलतियां इंसानों से हो ही जाती हैं, जानबूझकर इस बात को बढ़ाया जा रहा है, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट से यह पूछा गया कि शनेडर ने डॉल्सी में जंग के दौरान जो अपनी 2 उंगलियां कटवाई थी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ आई थी, और वो किसी हाजिर दिमाग इंसान को आगे कर देते हैं। वो ये दावा करता है कि वो कॉलेज में शनाइडर के साथ पढ़ता था। एक दिन बिजली से मुतालिक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसकी दोनों उंगलियां कट गईं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने जांच पड़ताल की तो उन्हें यह पता चला कि जो आदमी शनाइडर को अपना क्लास फेलो बता रहा था, रिकॉर्ड में उसका कहीं भी जिक्र नहीं था, ना ही उसकी कोई तस्वीर नजर आई। अब थॉमस कैस्टेलो की तरफ दोबारा वापस आते हैं। आपको याद होगा कि इस आदमी ने एक तस्वीर दिखाई थी। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि यह तस्वीर असली नहीं है, ये किसी मूवी के सीन को ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। ये तो गवर्नमेंट के अल्फाज थे, मगर आप इस बात पर कितना भरोसा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यह बात कोर्ट में एक्सेप्ट की थी कि उनके हाथ को ऐसा कुछ लगा था जो इस दुनिया का नहीं था। ये रही इसकी वीडियो। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। आपको ये बात समझने की जरूरत है, जब अमेरिका में ऐसे वाकयात हो रहे थे तब अमेरिकी गिरोह 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तबका वो था जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर खबरों में रहना चाहता था, अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता था, इंटरव्यूज देना चाहता था। दूसरा तबका वो था जो इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था, यानी किताबें पब्लिश करके या तकरीरों के जरिए या ऐसे लोगों को जमा करके जो किसी न किसी तरीके से यूएफओ से जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों की लंबी लंबी तकरीरें लोगों को सुनाकर टिकट के रूप में पैसे बटोरते थे। और तीसरा तबका ऐसे लोगों का था जो अमेरिकन सरकार के कहने पर जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, क्योंकि अमेरिकन सरकार बहुत से ऐसे डार्क प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जिसकी मालूमात पब्लिक तक नहीं पहुंचना चाहिए थी। तो जितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के दरमियान फैला दोगे, वो उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे और उनका ध्यान कभी ऐसी बातों की तरफ नहीं जाएगा जो गवर्नमेंट उनसे छुपाना चाहती है। इनका सबसे बड़ा सबूत रिचर्ड डॉटी है। ये वो इंसान था जो गवर्नमेंट के कहने पर एलियंस और उनसे मुतालिक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने और झूठे सबूत बनाने में माहिर था। आखिरकार हम उन लोगों की बातों पर भरोसा करें जो एलियन से जुड़े हुए वाकयात का दावा करते हैं, या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इस तरह के दावों को रद्द करती है। मेरे ख्याल में आप इतनी मालूमात पर भरोसा करें जितनी मालूमात आपको बेहतर लगती हैं।